तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके फ्रेंड में। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे और मस्त होंगे। तो हम आज लाए हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं के टॉप 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके सामने बहुविकल्पी यानी कि MCQ के रूप में आने वाले हैं। तो दोस्तों, हम सोचते हैं या हम कहना चाहते हैं आपसे कि आप इस जो MCQ क्वेश्चन इसे जरूर याद कर लें, जरूर समझ लें, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से 100% आने वाले MCQ क्वेश्चन है। तो दोस्तों चलिए उसी क्रम की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्या आप इसमें से कितने नंबर प्राप्त कर सकते हैं। 20 में से कितना नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से किसने यंग इटली नामक गुप्त समाज का गठन किया था। आप सामाजिक विज्ञान में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि यंग इटली का जो गुप्त संगठन हुआ था, गुप्त समाज का संगठन हुआ था इटली में, वो कौन था, किसने किया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ग्यूसेपे मेस्तिनी। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर जो होगा ग्यूसेपे मेस्तिनी होगा, इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से दिखता होगा, देखिएगा कि दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है, यानी कि ऐसा कौन सा शहर है जो भारत में इलेक्ट्रॉनिक के रूप में माना जाता है या उस प्रकार से उभरा हुआ है। तो इसका राइट सॉरी जो आप बताइएगा सबसे पहले कि ए कोलकाता, बी हैदराबाद, सी बेंगलुरु, डी चेन्नई। तो फटाक से बताइए दोस्तों, इसमें से कौन सा ऐसा राजधानी है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से उभरा हुआ भारत का एक राज्य है, यानी कि राजधानी है। तो बताइए दोस्तों, आपको शायद ना पता हो तो मैं बता दूं कि जो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट आंसर है, बेंगलुरु। नेक्स्ट दोस्तों, हमारे इस प्रकार से देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से किस समझौते ने प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषद में दबे हुए वर्गों को सीटें दी। तो जो समझौता हुआ था प्रांतीय और केंद्रीय के बीच, उसमें कौन कौन थे, तो गांधी जी थे और अम्बेडकर जी थे। इनके बीच क्या हुआ था कि प्रांतीय और केंद्रीय के बीच में इनके परिषद में क्या हुआ था, दबे हुए जो लोगों की सीटें थे उनके बारे में इन लोगों की समझौता हुई थी। तो इन लोगों के समझौते में क्या हुआ था, इन्होंने जो समझौता किया था उनके विधानसभा का नाम किया था तो पूना पैक्ट। इसका राइट आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से आप देख सकते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सबसे अधिक रोजगार उत्पन्न करता है। हाँ, तो आज के समय में आप देख ही सकते हैं कि कौन सा, आप अगर घर से बाहर निकलते हैं या समाज में रहते हैं तो आपको शायद पता हो कि आज का फैशन कितना बढ़ गया है। आज लोग कपड़े पर ही इतना कपड़ा कैसे कपड़ा पहनने लग रहे हैं। ठीक है, यानी कि कपड़े की उत्पत्ति ज़्यादा हो रही है, तरह तरह के कपड़े बनाए जा रहे हैं आजकल। कपास, जूट, रेशम, ये मतलब इनका कम हो रहा है कपड़े की अपेक्षा। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा दोस्तों, सी, यानी कि वस्त्र उद्योग, ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा जो दोस्त होगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों इस प्रकार से देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर। वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य हैं। वर्तमान में यानी कि अभी भी कितने संगठन है, यानी कि कितने व्यापार संगठन के सदस्य हैं। तो बताइए, ऑप्शन नंबर ए 139, बी 150, सी 148, डी 164।
आप बता सकते हैं कितने हैं? तो हाँ, बता सकता हूँ दोस्तों कि जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, 164, क्योंकि वर्तमान में जो संगठन है व्यापार का, उनके सदस्यों में 164 यानी कि 164 सदस्य अभी भी उपस्थित यानी कि संगठित है। तो नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों, इसे याद रख लीजिएगा, यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आगे दोस्तों, आगे तरफ बढ़ते हैं 6वें क्वेश्चन की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सा विशेष अवशिष्ट विषयों के अंतर्गत आता है? अवशिष्ट विषयों के अंतर्गत आप जानते होंगे केंद्रीय और राज्य सरकारों जो होते हैं उनके द्वारा जो निर्णय लिया जाता है उनमें से एक बचा हुआ ये विषय है जिनके बारे में कोई पुष्टि नहीं करता। तो देखिए इसमें कौन कौन सा जिसके विषय में बारे में बात नहीं कही गई और केंद्रीय और राज्य द्वारा, उनके इसमें बताइए ऑप्शन में कौन है। पहला ए शिक्षा, बी व्यापार, सी बैंकिंग, डी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो आप सभी को पता होगा कि केंद्रीय और राज्य जो हैं पहले के पहले बनाए गए थे तो इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं बने थे। तो जब ये नहीं बने थे तो इसका राइट आंसर कौन होगा दोस्तों? डी, यानी कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट इस प्रकार से आपके स्क्रीन पर दिखता होगा कि निम्नलिखित में से किस क्रांति को राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति कहा जाता है? पहली अभिव्यक्ति किसे कहा जाता है? किसने राष्ट्रवाद उत्पन्न किए थे? किसने सबसे पहले राष्ट्रवाद की पहली लड़ाई लड़ी थी? उसके बारे में हमको बताना है इस ऑप्शनों में से, ठीक है। पहला ए फ्रांसीसी क्रांति, बी रूसी क्रांति, सी गौरवशाली क्रांति और डी उदारवादी क्रांति। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा बहुत स्पष्ट तरीके से। बताइए इसमें से कौन है जो सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना लाया था? किसने राष्ट्रवाद के पीछे अपने मुल्क से यानी कि अपने देश से इतना प्रेम किया और लड़ा? तो बताइए दोस्तों इसमें से कौन ऑप्शन है? तो हम बता दे रहा हूँ इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है जी। और फ्रांसीसी क्रांति किस में हुआ था यानी कि सन कितने में हुआ था? तो मैं यहाँ पे बता दूं कि जो फ्रांसीसी क्रांति था वो था 1789 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जिन संसाधनों का सर्वेक्षण किया जा चुका है और उपयोग के लिए उनकी मात्रा और गुणवत्ता निर्धारित हो चुकी है, उन्हें इन रूप में जाना जाता है। किन रूप में जाना जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन में हमको दिया है संभावित संसाधन, ऑप्शन नंबर ए था, ऑप्शन नंबर बी स्टॉक, सी विकसित संसाधन और डी भंडार। तो बताइए कि जो गुणवत्ता में निर्धारित हो चुके हैं वो कौन से संसाधन हैं, उन्हें किस रूप में जाना जाता है? तो हम बता दूं कि जो सर्वेक्षण किया जा चुका है, उपयोग की मात्रा भी दी गई है और उसकी गुणवत्ता निर्धारित भी किया जा चुका है, वो है विकसित संसाधन, जो ऑप्शन नंबर सी है। दिस इज करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाक से इसी क्रम के साथ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चलते हैं उसी पर। अब क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? जो 8वीं अनुसूची है दोस्तों, जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाएं शामिल है दोस्तों? फटाक से कोई बताएगा, कोई बालक जल्दी से बताएगा कि कितनी भाषाएं शामिल है जो 8वीं अनुसूची में? तो नहीं पता तो कोई बात नहीं दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा फटाक से बताएगा कोई जल्दी से। राइट आंसर होगा डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 22, यानी कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं बोली जा चुकी है? 22 बोली जाती है, यानी कि उसमें शामिल है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। 10 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से दिखता होगा कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस निम्नलिखित में से किस बैंक में संस्थापक हैं? तो ये जो कृषि लोग हैं, जो कृषि से संबंधित हैं, इकोनॉमिक से जो संबंधित है, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, परीक्षा की दृष्टि से एकदम इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसे याद रख लीजिएगा, ठीक है। कि जो मोहम्मद यूनिस हैं उनके जो किस बैंक में संस्थापक थे, तो आप याद रख लीजिएगा जिसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो ग्रामीण बैंक था। ग्रामीण बैंक यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस प्रकार से कि जब देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर, जब फ्रांस छींकता है तो शेष यूरोप को ठंड लगता है, यह लोकप्रिय लाइन किसने कहा। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं अब वह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आने वाले हैं दोस्तों, इसे याद रखते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले हैं। ऑप्शन नंबर दिया है ए ग्यूसेप्पे मेजनी, बी मैटरनिक निक, और ये सी ऑप्शन है ऑटोमान बिस्मार्क, और डी ऑप्शन जो दिया था वो हमको दिख नहीं रहा है, हल्का सा मतलब वो प्रिंटिंग में गड़बड़ा गई, जिस इसमें हमको लग रहा है गैरीवाल्टी है। ठीक है, इसमें गैरीवाल्टी, इसको आप गैरीवाल्टी ही बताइएगा। ठीक है, गैरीवाल्टी। तो चलिए दोस्तों, गैरीवाल्टी को छोड़िए, अब हम ऑप्शन तीन ही में से बताइए। आप तीन ही में से बता दें तो हम समझ सकता हूँ कि आप कुछ तो कुछ पढ़े हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेटरनिक। ठीक है, इसका राइट आंसर मेटरनिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर दोस्तों, फटाक से बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के विचार को स्वीकार किया गया था। किसने इस आंदोलन को स्वीकार कर लिया था, किसने किया था। तो इसमें कौन सा अधिवेशन था जिन्हें स्वीकार किया था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन नंबर बी नागपुर अधिवेशन, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता अधिवेशन, ऑप्शन नंबर डी मद्रास अधिवेशन। तो क्या करिए दोस्तों, इन जितने भी एमसीक्यू बताते जा रहा हूँ इनका एक नोट बनाइए, इन्हें तैयार कीजिए, इन्हें मतलब रटिए मत, बस समझ जाएंगे ना तो आप किसी भी कैसे भी कितना भी बड़ा एमसीक्यू हो बस उसे समझ जाएंगे ना तो उसका तो एक ही होगा ना आंसर, क्योंकि एमसीक्यू का एक ही कोई होता है। तो इसमें आप मार लीजिएगा आराम से, मतलब चिन्ह लगा सकते हैं। तो ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कलकत्ता अधिवेशन। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों कि किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी तभी कहा जाता है जब वह कम से कम कुल वैध मतों का कितना प्रतिशत प्राप्त करती है, और कितना प्रतिशत राज्यों में, और कितना इसके अलावा वह कितना लोकसभा सीटें जीतती है। तो आपके लिए, आपके एक नॉलेज के लिए बता दूं कि जो पार्टी मतलब किसी प्रकार की पार्टी राष्ट्रपति तभी कहलाती है जब वो 6% जब 6% जो 6% होता है 6% वो जीतती है। ठीक है, और जो सीटें होती है वो 4%, चार होते हैं, यानी कि 4% और 4%, मतलब ऐसे होते हैं वो सीटें। तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं कि कौन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, वो राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम फटाक से इसी क्रम के साथ कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे देख सकते हैं कि गैर नवीकरणीय संसाधन वे हैं जो वर्षों में उत्पन्न के बाद समाप्त हो जाएंगे, और क्यों। लास्ट में क्यों दे दिया दोस्तों, और हमसे पूछ रहा है ये खुद सवाल कि बताइए क्यों। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया है, क्योंकि हम पहले ही स्टॉक के साथ समाप्त हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी दिया है क्योंकि वे सीमित थे और अब असमाप्त हो गए हैं। सी क्योंकि वे असंख्या में कम है। डी क्योंकि हमारे पास पृथ्वी पर एक निश्चित स्टॉक है जिसे फिर से भरा जा सकता है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों जो हमारा सवाल है इस प्रकार से आपके स्क्रीन पर दिखता होगा कि पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। फटाक से कोई बंदा बताएगा कि कहाँ गया था, कहाँ आयोजित किया गया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, फटाक से बताइए, आप लोग बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए, क्योंकि ये भी परीक्षा की दृष्टि में IUMP यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके लिए आपका एक होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग कमेंट में कुछ नहीं बोलते हैं, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा। 15वां क्वेश्चन आपके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ाते हैं इसी क्रम के साथ कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगी कि कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। जो कलपक्कम परमाणु की ऊर्जा है वो कहाँ पर स्थित है, किस
राज्य में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तमिलनाडु में होगा। इसका याद रख लीजिए दोस्तों, ये भी आ सकता है मैप में भरने के लिए कि कहेगा कि कम परमाणु कहाँ है, मैप में दर्शाइए। तो आप परमाणु, आपको अगर स्टेट का नाम पता रहेगा तभी तो उसको आप दर्शा सकते हैं ना। तो आपको जो राइट आंसर होगा तमिलनाडु होगा। एक और मैं बता दूं कि जो एक तारापुर होता है, ठीक है, एक तारापुर होता है, वो कहाँ है, मतलब तारापुर परमाणु संयंत्र ऊर्जा वो कहाँ है। तो आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों एमपी में होगा, यानी कि मध्य प्रदेश में। इसको भूलिएगा मत। एक और क्या है दोस्तों कि हाँ, एक और नारोर है, नारोर यानी कि नारोर है जो दोस्तों यूपी में है। क्या है, परमाणु ऊर्जा है, एक संयंत्र है, ठीक है, परमाणु ऊर्जा का संयंत्र है, ये नारोर यूपी में है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर तमिलनाडु। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि 18 क्वेश्चन नंबर। तो 18 जो क्वेश्चन नंबर है वो दिया है कि सत्ता की साझेदारी के पीछे विवेकपूर्ण कारण क्या है। जो विवेकपूर्ण कारण है वो क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए, यह नागरिकों को पूर्ण शक्ति देता है। ऑप्शन नंबर बी, यह सरकार को पूर्ण शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी, यह सामाजिक समूहों के बीच टकराव या संघर्ष की संभावना को कम करता है। ऑप्शन नंबर डी, यही यानी कि यह विदेशी निवेश सुनिश्चित करता है। तो जो सत्ता की साझेदारी होती है वो मतलब एक दूसरे के बीच मतलब सभी को जोड़ने का काम करती है, किसी में टकराव उत्पन्न करने का काम नहीं करती है, कम से कम उसका संभावना तो तोड़ती है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसे याद कर लिए दोस्तों, ये भी क्योंकि परीक्षा की दृष्टि में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट की ओर हम जाते हैं। तो इस प्रकार से हमको दिखता है कि गेहूं की खेती के लिए आवश्यक वर्षा यानी कि वार्षिक वर्षा, यानी कि वार्षिक मतलब होता है दोस्तों कि एक साल की जो आवश्यक खेती है उसकी वार्षिक वर्षा है, उनकी वार्षिक वर्षा क्या है। ऑप्शन नंबर दिया है कि 50 से 75, 25 से 50 सेंटीमीटर और 50 से 100 सेंटीमीटर और 25 से 75 सेंटीमीटर। तो आप बता सकते हैं कि फटाक से कौन इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, और गेहूं का भी जान जाइए कि गेहूं का क्या होता है, सॉरी गेहूं का मतलब धान का क्या होता है। तो धान का जो होता है 100 होता है। ऑप्शन नंबर 100 दिया है तो 100 को आप जरूर क्लिक कर दीजिएगा। अब दिया है कि हमारे देश में यानी कि देखिए दिया है कि MGNREGA यानी कि पहले ये नरेगा का काम किया था और 2005 में इन्होंने मनरेगा काम किया। क्यों किया कि इसमें महात्मा गांधी जी अच्छे काम किए थे इनके ओर से, मतलब MG जुट गया, इनके महात्मा गांधी नेशनल रूरल इंस्टीट्यूट गारंटी अधिनियम था। ठीक है दोस्तों, 2005 का उद्देश्य न्यूनतम कितने दिन रोजगार प्राप्त करने है जो कम करने की इच्छुक और समक्ष है। ऑप्शन नंबर दिया है ए, वर्षा में 200 दिन का रोजगार। ऑप्शन नंबर बी, एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार। और ऑप्शन नंबर सी, एक वर्ष में 300 दिन का रोजगार। और ऑप्शन नंबर डी, एक वर्ष में 365 दिन का रोजगार। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों इस क्वेश्चन की दृष्टि से तो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट देख सकते हैं दोस्तों आप कि नेक्स्ट यही देख सकते हैं कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और ये करें दोस्तों कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो की सूचना आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और जिस बंदे को अगर जिस विषय में चाहिए वो हमें कमेंट करें और हमें बताएं। ठीक है दोस्तों, और आगे ये है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं इसी क्रम के साथ।